जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आलम में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ये 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हम फोकस करते हैं, वो होता है एजुकेशनल करंट अफेयर्स, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो करंट अफेयर्स होते हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कि जैसा कि सिलेबस में भी ईएमआरएस के सभी सिलेबस में प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जीएसए सब में ये कहा गया है कि जीएस आएगा, जीएस के साथ करंट अफेयर्स आएंगे। करंट अफेयर्स में भी एजुकेशनल करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस होगा। आज के वीडियो में करंट अफेयर के साथ इसमें जीएस और जीके भी शामिल है। और ये जीएस और जीके जो है एजुकेशन के फील्ड में जितने स्कीम, कमीशन या प्रोग्राम या कार्यक्रम या मिशन चल रहे हैं उनसे भी रिलेटेड हैं। तो बिना स्किप किए हुए 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है स्वयं। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब किस लिए स्वयं की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। स्वयं स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं जो है अपने आप में एक बड़ा सबका संक्षिप्त रूप है। इसका संक्षिप्त इसका हो गया स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसको शॉर्ट में इन्होंने कर दिया स्वयं, जैसा कि इस पे लिखा हुआ फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। जी हाँ, जो स्वयं जो है प्रधानमंत्री पीएम ई विद्या योजना के तहत ये सब सारे कार्यक्रम जो हैं सबकी शुरुआत वही कोरोना काल में हुई है। जब लॉकडाउन लगे हैं, जब सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, तो उसी के समय ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन लर्निंग की चीज़ें हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे तो सारा कुछ हुआ कि इंटरनेट से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप, टैबलेट से पढ़ाई की जाए। तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत एक स्कीम शुरू की गई स्वयं। स्वयं का मतलब ही होता है स्वयं, ठीक है। स्वयं मतलब खुद जो है। इसमें जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, स्वयं पोर्टल पे आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए आप लोग इसका अपना। आप यहाँ से कोई भी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस उपलब्ध हैं, ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध हैं। आप उस कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप उसको पूरा पढ़िए, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये क्या है, शहरी युवाओं के लिए स्वरोजगार नहीं, स्वरोजगार तो नहीं, ऑनलाइन स्टडी पोर्टल है एक तरह का। वित्त पोषित महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना नहीं, पंचायत द्वारा प्रशासन को प्रोत्साहित करना नहीं, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेस है। जी हाँ, राइट आंसर यही है। मैसिव का मतलब होता है बड़े स्तर पर, ओपन मतलब सबके लिए खुला हुआ है, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे उपलब्ध है, लर्निंग कोर्सेस मतलब जो है बहुत सारे पाठ्यक्रम, बहुत सारे कोर्स। यहाँ पे आप स्किल बेस्ड कोर्स हैं, सिलेबस पे आधारित हैं, और पीजी, यूजी इन सब के भी कोर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, आपको जो कोर्स करना है वो आप सेलेक्ट करिए, और कहीं भी कभी भी जहाँ पे भी आप एक बार या तो इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर लीजिए, या आपके पास एक्टिव इंटरनेट है तो वहाँ से आप लगातार देखना शुरू कर दीजिए। तो आप अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर पे कहीं भी इसको देख सकते हैं। तो स्वयं क्या है, स्वयं एक ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स कार्यक्रम है। एक और चलता है स्वयं प्रभा, इसी के तहत एक और कार्यक्रम है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, डीटीएच के माध्यम से एक चैनल है, टीवी चैनल है, ये चैनल है, ठीक है। तो डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम पे आप स्वयं प्रभा चैनल पे भी बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जिसमें जो है पढ़ाई जाती है, मतलब लेक्चर चलते हैं, बेसिकली सारे लेक्चर होते हैं। तो वहाँ पे भी आप जाके डायरेक्ट सीधे आप अपना डीटीएच खोलिए, स्वयं प्रभा चैनल लगाइए, और अपना जो भी आपको पढ़ना, जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, सारे कक्षा के सारे सिलेबस उस पर कवर होते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना को किस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। ये करंट अफेयर नहीं है, अब तो ये जीके जीएस में आ जाएगा। ये योजना है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, बहुत पुरानी योजना है, कई बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया गया है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए है, गरीबी रेखा के नीचे की सभी लड़कियों की शिक्षा के लिए है, पढ़ाई छोड़ने वाली सभी लड़कियों की शिक्षा के लिए है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए है। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना जो एमपी सरकार की योजना थी, ये शुरू की गई थी लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए। मतलब सभी लड़कियों की जो है 100% जो है नॉमिनेशन हो, सारी लड़कियां जो है कॉलेज स्कूल जाएं, दाखिला लें, सारी पढ़ाई करें। तो लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा की
उसमें प्रोत्साहन के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, नामांकन विद्यालयों में बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पैसे दिए जाते थे प्रोत्साहन के लिए। प्रोत्साहन कैसे दोगे, प्रोत्साहन का देने का क्या मतलब होता है भाई? प्रोत्साहन दोगे मतलब कुछ पैसा दोगे या कोई चीज़ ऐसी दोगे जो उनमें हेल्प करे, उनकी पढ़ाई में हेल्प करे। तो 500 रुपया दिया जाता था जब ये 5 में जाती थी, फिर 1000 रुपया मिलता है इसी योजना के तहत, और फिर 3000 रुपया दिया जाता है। अलग अलग स्टेप में 500 रुपया, 1000 रुपया और 3000 रुपया जो इस स्कीम के साथ जो इसके लाभार्थी होती हैं, जो बालिकाएं लाभार्थी होती हैं, उनको जो है 500 रुपया जब ये 5 में आती हैं, फिर 8 में आती हैं, और फिर इसके बाद हाई स्कूल में जब इनका एडमिशन होता है तो 3000 रुपये इस तरह से मिलते हैं। चलिए, बुनियाद का संबंध, बुनियाद मिशन की शुरुआत हुई थी, कहाँ पे शुरुआत हुई थी अभी बता देता हूँ। बुनियाद का संबंध किस राज्य या केंद्र सरकार के शासित प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, दिल्ली सरकार राइट आंसर है। बिहार सरकार की नहीं है, उत्तराखंड की भी नहीं है। बुनियाद मिशन शुरुआत की गई थी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बुनियाद में क्या किया गया कि जो सरकारी स्कूल थे दिल्ली सरकार के अधीन, जितने भी सरकारी स्कूल थे उनके सारे बच्चों को, सरकारी स्कूल के छात्रों का टेस्ट कराया गया। टेस्ट कराया गया और 3 श्रेणी में सबको बांट दिया गया। मान लीजिए जितने स्कूल थे उसमें 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबकी टेस्टिंग करा दी गई। उसमें पहली श्रेणी आ गई, सेकंड वाले आ गए और थर्ड वाले आ गए। पहले वाले आ गए भाई जो जिनका इनका नाम दे दिया गया उज्ज्वल करके। उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब जिनका भविष्य उज्ज्वल है, मतलब ये पहले से ही पढ़े लिखे जो टॉप किए थे उनमें, मतलब उन पे ज़्यादा ध्यान देने की नहीं है, सिर्फ उनका मार्गदर्शन करने की ज़रूरत थी। वैसे लोगों की पहले आगे जो पहले स्टूडेंट्स हो गए टॉपर वाले, और सबसे नीचे वाले आ गए थे जिनको उद्यम करने की, इनकी श्रेणी बना दी गई उद्यम, मतलब इनको जो है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस 3 कैटेगरी में बांट दिया। ये तीसरा वाला था उत्कर्ष, इसका नाम उत्कर्ष कर दिया था। तो उज्ज्वल पहली श्रेणी उज्ज्वल हो गई, फिर उत्कर्ष हो गई और फिर उद्यम हो गई। तो जितने सरकारी स्कूलों के जितने स्टूडेंट थे इन्हीं 3 श्रेणी में बांट दिया गया। उनकी टेस्ट कराएगी, उनके जो नंबर आए उसके बेसिस पे उज्ज्वल वालों का हुआ कि भाई ये तो टॉपर हैं, इनको सिर्फ मार्गदर्शन देते रहिए, ये अच्छे से पढ़ते रहें, बस भटकने ना पाएँ। उत्कर्ष वालों का था ठीक है मिडिल में है, इनको थोड़ा सा पढ़ा दिया जाएगा तो इनका भी भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। उद्यम वाले जो सबसे निचले स्तर वाले बच्चे थे जिनको कम नंबर मिला था कि इस पे टीचर ज़्यादा ध्यान दें, इनको ज़्यादा मेहनत कराएं और इनका भी फिर भविष्य इनका भी उज्ज्वल हो जाए। पहले ये उत्कर्ष में आए और उत्कर्ष से फिर इनका भविष्य उज्ज्वल हो जाए। तो इस तरह से एक बुनियाद मिशन शुरू किया गया था दिल्ली सरकार द्वारा। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NLM यानी नेशनल लिटरेसी मिशन, की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988 को, 8 मई 1988 को, 10 जुलाई को या फिर 12 जुलाई को? इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 5 मई 1988 को इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, नेशनल लिटरेसी मिशन। इसमें यह कहा गया था, ये मेनली प्रौढ़ शिक्षा पे था कि जो साक्षरता पे था कि सबको साक्षर कर दिया जाए, पूरे भारत में साक्षरता 100% कर दिया जाए। 2005 तक इसका टाइम दिया गया कि 2005 तक जो है इंडिया में 100% साक्षरता प्राप्त कर ली जाए। जो छूट रहे हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं, जो 15 से लेकर 35 साल के भी लोग हैं, उनको भी जो है किसी तरीके से शिक्षा दी जाए। तो इस तरह से इस मिशन की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पे शुरुआत हुई थी। बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा मिशन था, पूरे ऑल इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा परिणाम भी आया था, लेकिन फिर भी हम जो हमारा टारगेट था 2005 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का, वो हम अभी प्राप्त नहीं कर पाए। अभी भी हम 100% पे नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार का प्रयास जारी है, उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया जो है साक्षरता में अच्छा कुछ कर ले। चलिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? NCERT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या मतलब हो गया? N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च, T फॉर ट्रेनिंग। NCERT जिसका ध्येय वाक्य विद्या अमृत मसनुते, मतलब विद्या से ही आदमी महान बनता है। इसका ध्येय वाक्य रिसर्च करना इसका काम है। इनकी किताबें आती हैं, आप लोग जानते ही हैं NCERT की किताबें आती हैं। किताबें कैसे आती हैं? रिसर्च करते हैं एजुकेशनल
फील्ड में किताबें लिखते हैं कि कौन सी किताब कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों के लिए क्यूरिकुलम बनाते हैं, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज बनाते हैं। तो ये सारा का सारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है। एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक सोसाइटी है। जैसे नेस्ट जो है, ईएमआरएस किसके अधीन आती है? ईएमआरएस नेस्ट के अधीन आती है, नेशनल एजुकेशन नेस्ट नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। नेस्ट देखता है जितना ईएमआरएस है, सारे देश में जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं उन सब का मैनेजमेंट करता है नेस्ट भी एक सोसाइटी है। इसी तरह जो है एनसीईआरटी भी एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, और ये बना था 1961 में बना था। इस समय डॉक्टर आनंद प्रकाश वो जो हैं इसके डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी के। 2022 में बने थे और अभी तक ये चल रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले, नाम सुना होगा, किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा। लॉर्ड मैकाले नाम से ही लग रहा है संस्कृत क्यों पढ़वाएगा, वैदिक क्यों पढ़ाएगा, प्राथमिक क्यों पढ़वाएगा? अंग्रेजी शिक्षा की ही वकालत करता था लॉर्ड मैकाले। इसका जो है लॉर्ड मैकाले आया था, इसने एक किताब लिखी थी अंग्रेजी शिक्षा। ये कहता था कि भाई गुलाम अगर इंडिया को बनाना है तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, जो भारत का गुरुकुल व्यवस्था थी, गुरुकुल बच्चे एक जगह पे रहते थे, वहीं पे पढ़ते थे, वहीं पे लिखते थे, जैसे ईएमआरएस हो वैसे ही गुरुकुल था। बहुत बढ़िया शिक्षा व्यवस्था थी, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा चलती थी। इसने कहा कि अगर इंडिया पे राज करना है, इसने सुझाव दिया, लॉर्ड मैकाले ने सुझाव दिया कि अगर इंडिया पे राज करना है तो इंडिया की शिक्षा व्यवस्था को एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, जो यही मैग्ना कार्टा है, ये लॉर्ड मैकाले का मैग्ना कार्टा है, इसका घोषणा पत्र है। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि इंडिया में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी में सारी शिक्षा दो, इंडिया की जो पुरानी वाली एंशियंट एजुकेशन सिस्टम उसको तोड़ दो, इंडिया के कल्चर को तोड़ दो, इंडिया की सोचने की क्षमता तोड़ दो। अगर ऐसा हम कर लेंगे, इनकी जो धार्मिक आध्यात्मिक ये सारी जो विरासत है इसको ध्वस्त कर दो, अंग्रेजी में शिक्षा दो, इसको फिर इंडिया को आप हमेशा के लिए, भारत को हमेशा के लिए गुलाम बना पाओगे। इसी के तहत फिर आगे जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, सारा कुछ एजुकेशन जो है इन्होंने अपना ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी आई, सिस्टम आए, अध्यादेश आए, अधिनियम आए, सब कुछ आया और अंग्रेजी में शिक्षा दी गई। फिर भारत में जो है क्या हुए, दिखते थे भारतीयों जैसे, सोचते थे अंग्रेज़ों जैसे, इस तरह की एक फ़ौज उन्होंने बना ली। उसी फ़ौज की मदद से इन्होंने 1947 तक सही में राज किया इंडिया पे, जिसकी बदौलत मेन ये जाता है कि लॉर्ड मैकाले के शिक्षा की जो इसने जो है जो अपना सुझाव दिया था, जो मैग्ना कार्टा दिया था, जो घोषणा पत्र दिया था, उसका इसमें काफ़ी योगदान रहा। 7वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? सैडलर आयोग बना था 1917 में। 1919 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था, इसको बनाया गया था 17 में, 1917 में बना था सैडलर आयोग 1917 का। इसने क्या कहा था? सैडलर आयोग जो है इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये इसीलिए बना था कि विश्वविद्यालय स्तर पे जो शिक्षा में सुधार करने हैं, विश्वविद्यालय स्तर पे विश्वविद्यालय शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में क्या सुधार करने हैं, इसीलिए इस आयोग की गठन किया गया था। इसने फिर कई सारे अपने जो स्नातक है, 3 वर्षीय स्नातक वाला जो है, इसी ने पहले बताया था कि 3 वर्षीय स्नातक जब कोई 10+2 वाला कार्यक्रम हो जाए, 12 पूरा हो जाए, तो 3 वर्ष का स्नातक का कार्यक्रम का सुझाव सैडलर आयोग द्वारा दिया गया था। 1917 आपको याद होगा, 1917 का काल था चंपारण सत्याग्रह वाला काल था। गांधी जी वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से आ चुके थे। थोड़ा सा याद कर लो, एक साथ जुट जाएगा सारी चीज़ें। 1917 का वर्ष था, चंपारण सत्याग्रह का समय था। सत्याग्रह, गांधी जी जो है बहुत पहले आ गए, 15 में आ गए थे वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से। 17 में इन्होंने अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया था, कोई आंदोलन शुरू किया था। पहला चंपारण सत्याग्रह इन्होंने शुरुआत किया था। चंपारण बिहार में है। क्या था ये चंपारण सत्याग्रह, क्यों हुआ था? कि आप लोग जानते होंगे कि 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है किसका? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 में लखनऊ में होता है।
मजूमदार इसके जो है अध्यक्ष थे, किरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। उसी समय राजकुमार शुक्ला जो चंपारण के रहने वाले थे वो गांधी जी से आके मिलते हैं। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं, चंपारण के किसानों की स्थिति बताते हैं। वो बताते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कैसे अत्याचार किया जा रहा है चंपारण के किसानों पर। ज़बरदस्ती खेतों में नील की खेती करने के लिए विवश किया जा रहा है, कोड़े मार मार के नील की खेती करवाई जा रही है। किसान ना चाहते हुए भी, किसान चाहता था कि उसके यहाँ धान हो, क्योंकि पेट भरना, नील से तो पेट नहीं भरता था। नील का काम फ़ायदा मिलता था कि उनको, ब्रिटिश को नील लेते थे, रंग बनाते थे और उसको ले जाके यूरोप में सप्लाई करते थे, सस्ता मिल जाता था। यहाँ पे चलती थी तिनकठिया प्रणाली। चंपारण में अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रणाली लगा दी थी। तीन कठिया का ये मतलब था कि आपके अगर 1 बीघा खेत है तो 3 कट्ठा, 1 बीघा में अगर आप जानते होंगे बीघा होगा तो 1 बीघा बराबर होता था 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा। तो 20 कट्ठा या 20 कट्ठा, तो उन्होंने कहा कि 3 कट्ठा, अगर आपके पास 1 बीघा है तो उसमें से 3 कट्ठा आपको नील बोनी ही बोनी है। अब किसानों के साथ ये समस्या थी कि यार पेट तो भरते नहीं थे, इतना कम पैदावार उस समय होते थे। ये किसान चाहता था कि धान हो जाए, गेहूं हो जाए और वो जो है उससे उनका पेट भर जाता था, खाना तो मिल जाता था कम से कम। अब नील की खेती, अब 3 कट्ठा, उसमें नील ज़बरदस्ती बोने थे, पैसे मिलते नहीं थे, ज़बरदस्ती उसको ले लिए जाते थे। उसी चीज़ से व्यथित होकर राजकुमार शुक्ला लखनऊ अधिवेशन में 1916 में आए, गांधी जी से मिले, गांधी जी को सारी समस्या बताई। गांधी जी ने डिसाइड किया 1917 में, और फिर जो है चले गए चंपारण जाके उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और 3 कट्ठा प्रणाली, ज़बरदस्ती नील की खेती वाली व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया। तो ये एक चीज़ थी, आप लोग जोड़ दीजिए। उसी समय सैडलर आयोग बना था। सैडलर आयोग ने भी विश्वविद्यालयी शिक्षा पे सुधार के लिए अपने सुझाव दिए। चलिए, अब आ गया चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र, यानी वुड का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1954 में आया था। 1954 का समय था, ये लॉर्ड डलहौजी का काल था। लॉर्ड डलहौजी का समय था, गवर्नर जनरल था इंडिया का लॉर्ड डलहौजी। चार्ल्स वुड जो थे, ये चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच किया था। डिस्पैच का क्या मतलब होता है, आप लेटर ही तो डिस्पैच करते हो, तो इसने एक लेटर लिखा था किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी को। और उसमें ये कब लिखा था, 19 जुलाई 1954 को लिखा था। इसी डिस्पैच को, इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने ये कहा कि जो शुरू की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, उसको हिंदी में दे दो। मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है वो देसी भाषा में दिया जाए, देसी भाषा में दिया जाए, लेकिन उच्च शिक्षा जो दी जाए वो इंग्लिश में हो। सही बात थी, इसका ठीक था, इसका उस समय के हिसाब से था ठीक। इसने अच्छा खासा लिख के दिया था आज्ञा पत्र। इसका जो मिनट था, इसका जो डिस्पैच था, जिसको भारतीय शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच में लिखा हुआ था। उसने चार्ल्स डलहौजी को सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक शिक्षा हो, बेसिक शिक्षा हो, वो भारतीयों को उन्हीं की भाषा में दिया जाए, उनकी स्थानीय भाषा में दिया जाए, और जो उच्चतर शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, वो अंग्रेजी में दिया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, और ये आया था 19 जुलाई 1954 को। फिर आता है अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी? सर विलियम हंटिंग ने नहीं दिया था, यही मैकाले ही सब कुछ कर रहा था। चार्ल्स डार्विन का संबंध तो इन सबसे है ही नहीं है, फ्रांसिस कोलिन का भी कोई संबंध नहीं है। तो लॉर्ड मैकाले का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले बहुत ही मक्कार या क्या कहें, अब उसी तरह से था। ये सब कुछ चाहता था कि पूरा सब कुछ इंडियन सिस्टम को पूरा ध्वस्त कर दो, कल्चर को, हेरिटेज को, जो सोचने की क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, जो धार्मिक प्रवृत्ति है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, सबको नष्ट कर दो, सबको इसका पाश्चात्यवादी बना दो, सबको पश्चिमीकरण कर दो। इसने यही किया, पूरी सिस्टम में इंग्लिश को प्रवेश करा दिया। इसका ये था, इसने कहा, जब ये दिया था, कब दिया था भाई, 1934-35 में इसने दिया, 1834-35 में इसने दिया था अपना जो है ये सिद्धांत, जो है अपना इसने दिया था, एक सुझाव दिया था। और विलियम बेंटिंग जो था, ये क्या था, विधि आयोग का सदस्य भी था, विधि आयोग का ये मेंबर था एक, ठीक है, विधि आयोग का मेंबर था। उसी में जो था, इसने सुझाव दिया था, वहाँ पे जो है विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल उस समय हुआ करते थे, उनको दिया। उनको कहा कि भाई सबको अंग्रेजी सुनाओ। इन्होंने कहा कि जो भारत का अपर क्लास है उसमें से कुछ लोगों को चुन लो, उनको जो है अंग्रेजी में शिक्षा दो, इंग्लिश में शिक्षा दो,
शिक्षा इनको ऐसी दो कि पूरा ये जो है ब्रिटिश की तरह हो जाए, अंग्रेज़ों की तरह सोचें, अंग्रेज़ों की तरह बोलें, अंग्रेज़ों की तरह रहें, लेकिन ये दिखें भारतीय। दिखने में तो इंडियन ही रहेंगे। अपना रंग, अपना पहचान तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। कुछ भी पढ़ लो आप, चाहे जाके अमेरिका पढ़ो, चाहे ऑस्ट्रेलिया पढ़ो, चाहे जहाँ पढ़ो, रहोगे इंडियन ही रहोगे। जो भी कर लो, दिखोगे भी इंडियन, अमेरिकन तो दिखोगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, मैकाले ने कहा कि सबको ऐसी शिक्षा दो, ऐसी अंग्रेजी में शिक्षा दो, कुछ लोगों को, सबको नहीं देना है, ऊपर कुछ लोगों को दे दो जो अपर क्लास हैं और जो जिनका झुकाव ब्रिटिश की तरफ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ है, ब्रिटिश सरकार की तरफ है, और इनको अपने पक्ष में कर लो। फिर क्या करोगे, एक हो गया ब्रिटिश, हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, BCI हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, या फिर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया। एक ये अंग्रेजी पढ़ा हुआ जो है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ भारतीय हो गया, मतलब दिखता भारतीय लेकिन होता अकल में अंत में होता है ये ब्रिटिश ही होता। और एक हो गई आम जनता। आम जनता के बीच में ये लोग आ जाएंगे, अगर कुछ होगा तो ये लोग जाएंगे, इनको भारतीयों को समझाएंगे, जो असल में सही में भारतीय हैं, जो देसी छोटे आम आदमी हैं, उनको ये सेतु का काम करेंगे। तो इसी को कहा जाता था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अगर आम जनता कोई विद्रोह करती थी तो ये लोग आके खड़े हो जाते थे। दिखते तो ये इंडियन थे, सीधे ब्रिटिश आ जाते तो ये पीट जाते। ठीक है, सारा कुछ उबाल तो ब्रिटिश के खिलाफ था, तो ये इंडियन आ जाते थे भारत के हमदर्द बन के कि भाई ऐसा मत करो, ब्रिटिश अपने साथी हैं, अपने सहयोगी हैं, सब कुछ ब्रिटिश की मदद से चल रहा है। इन्होंने रेल चला दिया, इन्होंने डाक चला दिया, इन्होंने तार चला दिया। तो कहने का मतलब था इस तरह से इन्होंने एजुकेशन की व्यवस्था की, ऐसे लोग अपने खड़े किए। इसीलिए इंडिया को इतना ज़्यादा समय लग गया, 200 साल से ऊपर लग गए भारत को आज़ाद होने में, क्योंकि भारत के बीच में ही कुछ ऐसे लोग बन गए, कुछ ऐसे लोग आ गए जो मतलब जिनका झुकाव ब्रिटिश की तरफ था, दिखते भारतीय थे, काम लेकिन करते थे ब्रिटिश की तरह। तो अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा दिया गया था। आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन कमीशन की संस्तुति सिफारिशें किससे संबंधित थी, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक से, प्राथमिक से, या तकनीकी शिक्षा से। ये भी विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। राधाकृष्णन आयोग भी, उस समय जो विश्वविद्यालय थे, उस समय भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम नहीं था। सब जो जहाँ जिस पे जैसा जो विश्वविद्यालय था अपने हिसाब से चला रहा था। राधाकृष्णन कमीशन इसी पे आधारित था, उच्च शिक्षा पे, उसमें सुधार के लिए इस कमीशन ने सुझाव दिया था। प्रथम शिक्षा आयोग ये था स्वतंत्रता भारत के लिए, 1948 में ये बना था, उन्होंने अपना सुझाव दिया था। राधाकृष्णन जी को आप लोग जानते थे, इंडिया के पहले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। ये पहले इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे और सेकंड जो है प्रेसिडेंट बने। ये BHU के वाइस चांसलर भी थे, इनको भारत रत्न भी मिला। 5 सितंबर आपको याद ही होगा, टीचर्स डे मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद कर लो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया 1948 में, जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा या उच्च शिक्षा के सुधार के संबंध में अपनी सिफारिशें दी थी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग और शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।